अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। भली करे आया जी आया नू वशअत के बखैर रागले नया दिन के साथ मैं हूँ सैयद फैसल करीम और मैं बहुत खुश हूँ और मेरे साथ है महक असलम। और अगर आप ये जानना चाह रही कि मैं बहुत खुश क्यों, क्योंकि कल जो हुआ हाँ उससे हर पाकिस्तानी बहुत ज्यादा खुश है। मजा आ गया एग्जैक्टली। और जो हम उम्मीद कर रहे थे उस उम्मीद से तो भारत नहीं आ रहा, बहुत बुरे तरीके से भारत आ रहा है। और यकीन करें कि ये जो सुबह है भारतीयों के लिए अच्छी नहीं होगी। वो कहते हैं ना, किसी को आप इस नहज पे ना लेकर आए कि अल्लाह ताला फिर आपको दुनिया में ही दिखाए। तो ये उन तमाम लोगों के लिए जिन्होंने पाकिस्तान की जीत पर कहा था कि ग्रेस नहीं है और कहा था जी कि नहीं जीत सकते, बाहर हो जाएंगे, तो वही उनको बड़े अच्छे तरीके से जवाब उन्हीं की टीम ने दिया है। चले फिर छोड़ें ये सारी चीजें तो हम बाद में करेंगे, पहले आज की अच्छी बात अच्छे तरीके से। और आज की अच्छी बात है कि जब कोई उम्मीद ना हो तब ज्यादा यकीन से मांगो, क्योंकि मौजज़े करना मेरे रब की शान है। और जब हम कहते हैं ना कि सब दरवाजे बंद हो गए हैं, तो यकीन करें उस वक्त सब दरवाजे खुले होते हैं। अल्लाह ताला कुरान पाक में खुद इरशाद फरमाता है कि मुश्किल के साथ आसानी है। हम समझते हैं कि मुश्किल के बाद आसानी है, बाद नहीं है, साथ आसानी होती है। यानी हमारे आगे चीज़ें होती हैं जो कि हमें उस मुश्किल से निकालने के लिए मौजूद थे, लेकिन शायद उस वक्त की परेशानी, टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी की वजह से हमें वो रास्ते, वो दरवाजे नज़र नहीं आते। सो रिलैक्स हों, और जब आपको लगता है कि कोई आपके साथ नहीं, तो ये सोचें कि सिर्फ अल्लाह आपके साथ है। क्या बात है। और आगे अब ज़रा बढ़ते हैं हम, और आज के शो में क्या कुछ है। मेरा दिल तो कर रहा है कि पूरे 2 घंटे सिर्फ आज एक ही मौजूद। लेकिन मैं आपको मज़े का बताती हूँ, फैसल कल रात से अभी तक नहीं सोए, मतलब अभी तक वो सेलिब्रेट कर रहे हैं पाकिस्तान की। इंशाल्लाह वो तो जीत मंडे को सेलिब्रेट करेंगे। ये क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, छोड़ो ये ना सोचो कि बड़े बेआबरू होके एडिलेड के कूचे से भारत आप निकले। दूसरे सेमीफाइनल में भारत को इबरतनाक और शिकस्त फाश हुई है। चारों खाने चित हो गए हैं, तबाह हो गए, बर्बाद हो गए। जैसे कि पश्तो में कहते हैं कि भारत तबाह दे, तो बिल्कुल तबाह दे हो गया भाई कल। तो भाई और फैसल आप देखिए कि खेल कैसा ज़बरदस्त पेश किया। और ये मुझे लगता है वो कहते हैं ना कि अभी तक गुलामी का शिकार, कल की मीम्स देख के मुझे हाँ, आपको फिल्म का वो याद आ गया? याद आ गया था फिल्म का। इंग्लिश जो बैटर्स थे उन्होंने इतना मारा है, मार के भरकस, तो मतलब छोटा ही लफ्ज़ है ना, बरकस निकाल दिया जी। 169 रन्स का हदफ था और उस पर हमारे पड़ोसी जो थे वो बड़ा खुश हो रहे थे कि जी हमारा, मतलब मैंने ये भी सुना कि हमारा एक हाथ वर्ल्ड कप पे आ गया है। लेकिन फिर हुआ ये कि इंग्लैंड ये सोच रहा था कि 16 ओवर का ही मैच है, तो 16 ओवर उन्होंने पूरा कर दिया। तो ट्रॉफी जो है पाकिस्तान से अब एक कदम के फासले पे, और पाकिस्तान टीम फाइनल के लिए मेलबर्न में मौजूद है। बारिश से अगर मुतासिर भी अगर हो तो उसका भी रिजर्व डे है, इस सब पे बात करेंगे। इंडियन मीडिया का रिएक्शन लेकिन बड़े मजे का था, और इंडियन मीडिया के साथ जो हुआ वो भी बड़े मजे की चीज़ हुई। तो इस सब पे हम शो में तफसील से बात करेंगे। अच्छा जी, अब जरा हम दीगर इशूज़ की तरफ जाते हैं। बहुत हो गया भाई, कराची और हैदराबाद में इलेक्शन करवाएं। सिंध हाई कोर्ट में जल्द बल्दियाती इलेक्शन कराने की दरख्वास्त पर समाअत हुई। अदालत ने इलेक्शन कमीशन हुकाम पर बरहमी का इजहार किया। कहा सलाह में कौन सी पुलिस जाती है, एहलकारों की मजमूई तादाद कितनी है, डीजी रेंजर्स और आईजी सिंध को रिपोर्ट पेश करने की हिदायत की हैं, क्योंकि जाहिर है ये वो इलेक्शन है जिस पे सिंध हुकूमत डिले करती जाती है, यानी तारीख पे तारीख होती है और एंड पे क्या कि शिक्की ख़त्म कर दी। सो इस पर जो है वो समाअत हुई जिस पे बरहमी का इजहार भी किया गया। आज इस पे प्रोग्राम में हम डिटेल में बात करेंगे। अच्छा जी, अब एक तरफ तो सर्दियां कहीं आ चुकी हैं, कहीं आ रही हैं, बीमारियां हैं, और ऊपर से सैलाब मुतासरीन दोहरे अजाब से गुजर रहे हैं। 10 रोज़ में सिंध और बलूचिस्तान में 11,000 बच्चे सांस के अमराज में मुब्तला हुए हैं। पेट और जिल्द की बीमारियां भी महक फैल रही हैं। अच्छा, ना सिर्फ यहाँ पर बल्कि हम देख रहे हैं कि बड़े जो शहर हैं वहाँ पर भी जो है इस तरह की चीज़ें देखने में आ रही हैं, इस तरह की बीमारियाँ देखने में आ रही हैं। बच्चे शदीद मुतासिर हो रहे हैं। नेशनल फ्लड रिस्पांस कोऑर्डिनेशन सेंटर ने होशरुबा अदादो शुमार जारी कर दिए हैं, इस पे भी हम बात करेंगे। इसके अलावा आज हमारे साथ प्रोग्राम में होंगे एक मोटिवेशनल स्पीकर वजीहा ज़ुबैर। उनसे हम ये जानेंगे कि हम अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को, चूँकि शादीशुदा जो ज़िंदगी है वो जितना मजबूत रिश्ता है उतना ही नाजुक भी है, हम इसको खुशगवार कैसे बना सकते हैं, किस तरीके से हम अपने पार्टनर की बात को अगर वो नहीं भी बता रहा तो समझ सकते हैं, उसकी खामोशी को समझना। और बाज़ औक़ात कहते हैं कि रिश्ते की खूबसूरती इसमें भी होती है फैसल कि अगर
एक बोल रहा है या गुस्सा कर रहा है तो आप खामोश हो जाएं, उसको वक्त दें बोलने का। और जब वो बोल के अपनी भड़ास निकाल ले, गुस्सा निकाल ले, तो फिर आप उससे बताएं कि नहीं आप यहाँ गलत हैं। ये तो मेरा अपना वो था। Easier said than done, लेकिन इसको कैसे किया जाए इस सब पे बात करेंगे और भी बहुत सारे मौज़ूआत हैं शामिल करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे बड़े इवेंट की। और वर्ल्ड T20 कप का फाइनल खेलने का ख्वाब था, वो चकनाचूर किरची छंद से जो टूटे कोई सपना, जग सुना सुना लगे हो गया भारत। अदा बर्ज ये फैसल ने बिल्कुल अपने दिल की भड़ास उस तरीके से निकाली है। फैसल अभी मेकअप रूम में भी यही बात करते हैं, बड़े खुश थे, बल्कि नाच रहे थे, झूम रहे थे। इंग्लैंड ने सेमीफाइनल में इंडियन टीम को 10 विकेटों से इबरतनाक शिकस्त दे दी है। फाइनल इतवार को पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान होगा। संडे को अब सब लोग अपनी स्क्रीन के सामने जमकर बैठ जाएंगे। और भाई ये मुकाबला ऐसा है कि हमारी दुआ यही है कि जो ट्रॉफ़ी है वो हमारे जो है वो घर आ जाए, पाकिस्तान आ जाए। सो एक आपको रिपोर्ट दिखाते हैं, देन इस पर मज़ीद डिस्कशन करते हैं। कुछ हमने आपको दिखाई और इस पर सब लोग खुशियाँ मना रहे हैं। फैसल क्या पी रहे हैं जी? ये मैं 169 का टारगेट पी रहा हूँ बहुत आसानी से। Why? Because the tea is always fantastic। क्योंकि इंग्लिश टीम के हाथों सुरमाओं की बदतरीन हुई शिकस्त। भारतीयों ने सोशल मीडिया पर मीम्स बनाकर शर्मा 11 के खूब लत्ते लिए। किसी सारिफ ने कोहली और मोदी की तस्वीर शेयर करके सवाल उठाया, कितने आदमी थे? कुछ लोग इंडियन टीम को फिल्म लगान की टीम से मिलाते रहे। गुस्से से आग बगोला फैंस ने इरफान पठान को भी ना बख्शा। पाकिस्तानी सार्फिन भी मजे मजे की मीम्स शेयर करके भारतीयों का मजाक उड़ाते रहे। ये क्या हुआ, कैसे हुआ, कल बड़ी आसानी से हुआ और जैसे हुआ वो पूरी दुनिया ने देखा। और पूरी दुनिया ने ऐसे देखा कि हर कोई जो है उन्हें टारगेट कर रहा है, उन्हें क्रिटिसाइज कर रहा है। खुद लोग कर रहे हैं, खुद लोग। इनफैक्ट कल जो विक्रांत गुप्ता हमारे बड़े अच्छे जर्नलिस्ट हैं इंडिया के, उनको वहाँ के जो फैंस थे उन्होंने घेर लिया, उनसे बदतमीजी भी करनी शुरू कर दी। जो हमें कहते थे हम शायद इतनी थोड़ी हमें ग्रेस है, वो सारी जो ग्रेस थी वो कल नज़र आ गई। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे बहुत ही प्यारे, हमारे बहुत ही दिल के करीब, हमारे स्पोर्ट्स दर्जे का हमारे स्पोर्ट्स एंकर अदील अजहर। बहुत बहुत मुबारक हो कि हम फाइनल में पहुंच गए। पता नहीं वो उसकी मुबारकबाद अपनी जगह है। आप मुस्कुराहट बता रही है कि आपने मुबारकबाद किसे समझा? मैं आपको ऑनेस्टली अभी बाहर भी टीम बैठी हुई थी, कहने लगे अदील भाई कल तो कमाल हो गया। मैंने कहा यार पता नहीं मेरे अंदर का शैतान है, राक्षस है, कौन है, मुझे तो कल ज्यादा मजा आया सीरियसली। यानी कमाल हो गया। यानी कोई जिसे कहते हैं ना कि उन बेचारों को तो DRS लेने तक का मौका नहीं दिया कल। ये तो आपने जुल्म कर दिया। सीरियसली अदील, आपने सोचा था कि भारत इतना बुरा खेलेगा? नहीं, नॉट एट ऑल। देखिए हम जब कल भी हम परसों जब बात कर रहे थे, मैं ये कह रहा था और अपने शो में भी बार बार मैं ये बात कर रहा था कि देखिए इंग्लैंड की टीम एक ऐसी है जो कि देखिए इस वक्त तो हमें इंडिया की टीम खामियों से भरपूर नजर आ रही है, लेकिन ज़रा थोड़ा सा हम कोई 18 घंटे पहले क्लॉक लेकर जाते हैं, या इंडियन टीम वॉज अ डिसेंट साइड। आई मीन दे टॉप देयर ग्रुप, इसमें कोई शक नहीं है। मुझे लगता था कि इंग्लैंड की टीम इनको फाइट ज़रूर करेगी, लेकिन जिस तरह कल इंडिया की बॉडी लैंग्वेज और जिस तरह शुरू से ही पहली विकेट गिरने के बाद इंडिया जिस तरह प्रेशर में आया, मेरा ये ख्याल है, आई थिंक इस डिस्कशन को जब हम आगे लेकर जाएंगे, देयर इज समथिंग सीरियसली रॉन्ग विद द इंडियन साइड। हम साउथ अफ्रीकन्स को बदनाम किया हुआ चोकर्स। इंडिया राइट नाउ इज द बिगेस्ट चोकिंग साइड। आप अगर उनके देख लें रिसेंट टाइम में परफॉर्मेंस, और कंसिडरिंग जो रिसोर्सेज इनके पास अवेलेबल हैं, इंडिया ने 2022 में सबसे ज़्यादा T20 मैचेस खेले हैं। 3 महीने 2.5-3 महीने तो वो अपना IPL खेलते रहते हैं। सबसे पहले मेरे ख्याल से ऑस्ट्रेलिया पहुंची थी। सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया पहुंची थी जी। बड़ी कंडीशनिंग, हमें बड़ा क्रिटिसाइज किया गया था कि देखो तुम लोग ट्रायंगुलर खेल रहे हो, वहाँ पे इंडिया जो है वो अपने इस वक्त कहना चाहिए कि अपने तैयार कर रहा है, अपने असलहा, अपने आर्म्स को तैयार कर रहा है अगेंस्ट दैट। नहीं, देयर इज समथिंग सीरियसली रॉन्ग। आई थिंक इंडिया के लिए तमाम हंसी मजाक, बैंटर, ये सब अपनी जगह। ट्विटर स्पेसेस शायद आपने सुनी हो, बड़ी अरे वो तो हम सुना भी नहीं सकते। वो तो सुना भी नहीं सकते आपको। ऐसी चीज हुई है वहाँ पे, आप खुद पढ़ लीजिएगा। आप जब सुनेंगे तो देखें उनके लिए बड़ा है, लेकिन मेरे लिए तो वो सुरीली मजा आ रहा था। मैं आपको बताता हूँ, कल इत्तेफाक से शारा फैसल पे कल बहुत ट्रैफिक जैम था। आई डोंट नो द रीजन, दोपहर और शाम में। सो शो में अपना जो T20 का बादशाह हम शाम में कर रहे हैं, उसमें आते हुए भी मेरे पास बहुत टाइम था और वापसी में भी। अच्छा, आते हुए तो वो शुरू नहीं हुआ था वो लेजेंडरी स्पेसेस सेशन, तो आई वाज लिसनिंग टू विक्रांत और उनके जितने टीवी चैनल्स हैं उनमें गुस्सा उतर रहा है आज तक और ये सब लगा के NDTV एंड स्टफ। वापसी पे मेरे पास कोई 45 मिनट्स थे और मैंने सिर्फ वो स्पेसेस सुना है, एंड इट वाज लाइक म्यूजिक टू द ईयर्स। मैं कह रहा था कि उन तमाम चीज़ों को साइड पे करके इंडिया का हर दफ़ा यही हो रही है बात
सेमीफाइनल में आते हैं, पहुंच भी नहीं पाते, इसी तरह आवाम गुस्सा करती है, ऐसे ही होता है फलाना। फिर उसके बाद आईपीएल शुरू हो जाता है, फिर कोई बायलैटरल सीरीज होती है, वो जीत जाते हैं, नंबर 2 नंबर 3 टीम बन जाते हैं। आईपीएल चलता है 2.5 महीने, बेहतरीन प्लेयर दुनिया के वहाँ खेलते हैं, पार्टियाँ शार्टियाँ होती हैं, इंडियंस खुश हो जाते हैं, फिर दोबारा एक वर्ल्ड टूर्नामेंट आता है, फिर वो एक विशेष सर्कल में आ गए हैं। सो आई थिंक इंडिया रियली नाउ नीड्स टू रीडिस्कवर देयर इंटरनेशनल क्रिकेट, जिस तरह इंग्लैंड ने 2015 के वर्ल्ड कप के बाद किया था। नहीं, लेकिन नदील, अब व्हाट अ टर्न अराउंड। 3-4 दिन पहले मुझे, जैसे आप स्पेसेस की बात भी कर रहे हैं, तो अब मैं फॉलो पहले करता था क्योंकि अच्छे रिव्यूज़ आते थे जी। मैं 3 दिन से सिर्फ इसलिए फॉलो कर रहा था कि बेटा हो जाए ना एक बार, ज़रा फिर बता दे तुम्हें। और उसका कल से 2-3 पेजेस से तो मैं भी ब्लॉक हूँ ड्यू टू सम रीजंस, बट व्हाट अ टर्न अराउंड। 3-4 दिन पहले हमें ये कहा जा रहा था घसट के पहुँचे हैं, इनके एनालिस्ट टीवी पे बैठ के कह रहे थे रगड़ के पहुँचे हैं, दिस एंड ऑल दैट। कल क्या टर्न अराउंड हुआ है, कल वो कह रहे हैं कि इंडिया घिसट के पहुंचा है कि जी आपने किसको हराया, पाकिस्तान से आप बिल्कुल आखिर में जीते, फिर आप साउथ अफ्रीका से हार गए, आप हार गए या खुद हार गए जैसे भी है, तो एक टर्न अराउंड हो गया। नाउ पहले जो सारा बर्डन पाकिस्तान पे जा रहा था, अब वो सारा इंडिया पे चला गया। देखिए, एक लेसन है ह्यूमिलिटी में। इनके सारी एक बड़ी अच्छी आदत होती है, इंडियंस को ये चाहिए। देखो, there are lots of positive things happening in India right now, हमें पता है। जो उनकी इकॉनमी की बात करें, और भी उनके अपने मसाइल हैं, ज़ाहिर उनके अपने इश्यूज़ हैं जो कि उनके मीडिया में ऊपर आने नहीं दिए जाते। वो अंदर ही अंदर उनको खोखला कर रहे होंगे, वो कर रहे होंगे कभी निकल के सामने, लेकिन बज़ाहिर थिंग्स आर डूइंग फाइन। काफ़ी सारी क्रिकेट में उनके यहाँ पैसा बहुत आ रहा है, 70% रेवेन्यू आईसीसी का इंडिया कंट्रीब्यूट कर रहा होता है। वो चीज़ रिफ्लेक्ट करती है उनके सपोर्टर्स में भी। चंद एक ट्विटर के इंडिया के बड़े अकाउंट्स हैं जिनको वी म्यूचुअली फॉलो, और मैं उनके जो एरोगेंट ट्वीट स्पेशली अबाउट पाकिस्तान देख रहा होता हूँ, ऐसे ही तो मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट थोड़ी है। ऐसे ही मैं थोड़ी कह रहा हूँ कि मुझे कल इंडिया की शिकस्त में शायद ज़्यादा मज़ा आया पाकिस्तान की फतह के मुकाबले में, बिकॉज दे नीड टू बी हम्बल। आई मीन, वरना इसी तरह जलील फैसल, मैं बार बार एक बात रिपीट कर रहा हूँ, कल अपने शो में भी बात कर रहा था, अगले साल इंडिया में 50 ओवर का वर्ल्ड कप होना है, वी नो दैट। अगले साल जून में 10 साल हो जाएंगे कि इंडिया ने कोई वर्ल्ड लेवल का टूर्नामेंट नहीं जीता। लास्ट टाइम 2013 में चैंपियंस ट्रॉफी वो जीते थे। अगर हम वर्ल्ड कप्स की बात करें, 2011 वाज द लास्ट टाइम जो इंडिया, उसको अब 13 साल होने को आ जाएंगे। देयर इज, अगेन आई रिपीट, देयर इज समथिंग रॉन्ग। आपकी टीम उतनी अच्छी है नहीं, विद ऑल द रिसोर्सेज दे हैव, विद ऑल द रिसोर्सेज। चलें जी, अभी हमें अब्दुल कादिर ख्वाजा भी ज्वाइन कर चुके हैं और उन्हें शामिल है गुफ्तगू। कादिर ख्वाजा बताएगा, आज है जी क्रिकेट ग्राउंड में ट्रेनिंग सेशन, तो क्या सूरत हाल है, क्या इत्तलात है आपके पास? देखिए, अब से कुछ देर पहले एमसीजी में फुल स्क्वाड आया था सिवाय शादाब खान के। शादाब खान आज नहीं आए प्रैक्टिस करने, अलबत्ता बाकी तमाम लड़के आए थे। बैटिंग और बॉलिंग की ड्रिल्स हुई। पहले इंडोर सेशन हुआ, चूंकि बारिश हो रही थी बाहर में, और एमसीजी के बाहर नेट्स भी हैं और इंडोर नेट्स भी हैं। तो पहले इंडोर सेशन हुआ, फिर उसके बाद जो है बाहर जो है वो तमाम जो बॉलर्स ने। सही है भी आपकी तरफ अब्दुल कादिर ख्वाजा और अदील हमारे साथ मौजूद है। चेयरमैन पीसीबी रमीज राजा ये कह रहे हैं कि टीम की रवानगी से पहले कहा था कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीतेगा, जिस पर बोर्ड ने ऐसे बयान देने पर एतराज़ किया था। उन्होंने गुफ्तगू में क्या कहा है वो ज़रा पहले आपको सुनवाते हैं, फिर इस पर भी बात करेंगे। जहाँ पे क्रिटिकल हमने डिसीजंस लेने थे वो हमने लिए हैं, और मैथ्यू एडन की बात यह है, जैसे आपने देख ही लिया है कि वो एक ग्रेट यूनिफाइंग फोर्स है, उनकी प्रेजेंस है ड्रेसिंग रूम में, और उनकी पेप टॉक से ये टीम खड़ी रही है। सो उनका मैं ख़ास तौर पे बहुत शुक्रिया अदा करूँ। देखिए, उसमें एटीट्यूड है बच्चे में, उसमें बहुत फ्लेयर है, बहुत टैलेंट है। उनको हाफ टैलेंट पे ऑपरेट नहीं करना है। मेरी उनसे यही आगे चल के गुजारिश यही होगी कि सबने देख लिया आप में कितना टैलेंट है, मगर इससे बहुत ज़्यादा आप अचीव कर सकते हैं। मगर एक ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर है, एटीट्यूड है बच्चे में, और परवाह किए बगैर अपनी नेचुरल गेम खेलते हैं। और उनके आने से इस टीम में जो एक हल्की फुल्की एग्रेशन की कहीं कमी भी थी, वो भी अब वो पूरे खाना उन्होंने कर दिया। मैंने उनको रेफरेंस दिया था 92 वर्ल्ड कप फाइनल का, और मैंने कहा था देखो वो शॉर्टेस्ट स्पीच थी 92 वर्ल्ड कप फाइनल की, क्योंकि जो आपने करना है वो आपने कर लिया है। आपकी टेक्निक जो है वो 24 घंटों में ख़राब नहीं हो सकती, अच्छी नहीं हो सकती है। ये मेंटल गेम है अब। और जो स्पीच थी वो ये थी कि 90,000 लोग थे बाहर, ये मौका हमारे करियर्स में कभी आना नहीं है पहले। सो आप बाहर जाएं, एंजॉय करें और मैच जीतें।
सो ये एग्जैक्टली मैंने रिपीट किया जो कि 92 वर्ल्ड कप में हमारे कप्तान ने रिपीट की थी, वो जो टीम के लीडरशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से। और बाकी रिलैक्स्ड हैं। आई थिंक टाइम ऑफ लेना बड़ा इम्पॉर्टेंट है प्लेयर्स के लिए, और इनको टाइम ऑफ ये लेते रहे हैं इसलिए कि इतना ज़्यादा कई दफ़ा आप मेंटली और टेक्निकली फिज़िकली एंगेज्ड हो जाते हैं इस गेम में कि आपको समझ नहीं आती है कि टाइम ऑफ लेना कितना इम्पॉर्टेंट हो जाता है, ये प्रेशर ऑफ। तो बैलेंस्ड है, हंसी खुशी मजाक कर रहे थे माशाल्लाह से, और उम्मीद यही है कि कड़ाकेदार मुकाबला होगा, क्योंकि फ़ाइनल में जब आप पहुंच जाते हैं तो फिर मुकाबला 50-50 हो जाता है, चाहे कोई फेवरेट हो या ना हो, मुकाबला 50-50 है। चीज़ें तो वैसी चल रही हैं, एंड अगर वैसा हो जाता है तो मुझे तो यकीन नहीं आएगा, मतलब मेरे लिए तो यानी कि ड्रीम कम ट्रू होगी, क्योंकि इतनी सिमिलैरिटीज़ हो रही हैं, और किसी वजह से देखें यहाँ तक ये टीम पहुँची है। मैंने ये भी कहा इस टीम को कि कोई मकसद है ना, यहाँ तक आप पहुँचे हैं। मैं उनमें से हूँ, उन प्लेयर्स में से हूँ जो कि कप्तान को स्ट्रांग देखना चाहता है। ये एक प्रिंसिपल है क्रिकेट का। मैं हमेशा से ये कहता रहा हूँ कि जब तक कप्तान स्ट्रांग नहीं होगा, प्लेयर्स रिस्पेक्ट नहीं उसकी करेंगे, प्लेयर्स रिस्पॉन्स नहीं देंगे वैसा। और ये सिंपल सी चीज़ है, ये फुटबॉल नहीं है कि साइड लाइन से कोई स्पोर्ट मैनेज हो जाए, ये हैंड्स ऑन कप्तान का काम है। और माशाल्लाह से बाबर आजम बियॉन्ड रिकग्निशन, उनकी एक जो उठान है एज अ कैप्टन, वो आउटस्टैंडिंग है। और मैं अभी भी ये कह के आया हूँ कि उनके पास मौका है ग्रेटनेस का लेगेसी छोड़ने का भी। ये अगर आप लिफ्ट करते हैं वर्ल्ड कप, इससे ज़्यादा बड़ी कोई उनके करियर में बात नहीं हो सकती। जब भी मेरी बाबर से अभी भी बात हुई है तो मैं उनको यही कहता हूँ कि क्रिटिसिज्म जो है ना, वो कई दफ़ा अच्छी बात इसलिए है क्योंकि ये नहीं तो बाकी स्पोर्ट्स की तरह तो अगर फैंस और मीडिया इंगेज ना रहे तो फिर क्रिटिसिज्म भी ना हो। तो एक लिहाज से वो फेयर है या नहीं है वो बात की बात है, बट क्योंकि इंटरेस्ट है इतने लोगों का इसलिए क्रिटिसिज्म भी होता है। सो वो इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, मगर सेटिस्फेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि तो रमीज़ राजा ने ये जो बात की है, अदील हसन हमारे साथ मौजूद है। अदील, लेट्स फोकस नाउ ऑन द बिग डे, द फाइनल, पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड 1992। एक बार फिर रिहर्सल होने जा रही है, उसकी सेम रिपीट होने जा रहा है। व्हाट आर योर थॉट्स, हम क्या करने जा रहे हैं, ख़ास तौर पे कल की जो धोबी पछाड़ हुई इंडिया के साथ? देखिए, सबसे पहले दुआ ये करनी है कि मैच हो, बिकॉज बारिश के बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं, और ऐसा लग रहा है दैट रेन में इवेंचुअली प्ले स्पॉइल स्पोर्ट। देखिए, थोड़ा सा शायद आपकी नॉलेज में ये बात हो कि आईसीसी ने कुछ प्लेइंग कंडीशंस में तब्दीलियां की हैं, जिसमें जो मेजर बातें हैं वो ये कि देयर इज़ अ रिजर्व डे। जी। तो मंडे रिजर्व डे रखा गया, बट अनफॉर्चुनेट बात ये है कि मंडे को भी जो है वो बारिश है। ट्यूसडे इज गोइंग सपोजिटली अ ड्राई डे, लेकिन ड्राई डे इन द सेंस बारिश नहीं होगी। आई गेट दैट, यू गॉट दैट राइट। सो लेकिन तो पहला पॉइंट तो यही आता है। अच्छा, दूसरा ये है कि डीएलएस जो एप्लीकेशन होगी वो 5 ओवर पे नहीं बल्कि 10 ओवर के बाद, सो आफ्टर 10 ओवर्स वो मैच कंप्लीटेड मैच कंसिडर होगा। सो ये दो चीज़ें हैं जिससे कोशिश पूरी होगी, लेकिन वर्ल्ड कप का फाइनल एक प्रॉपर मैच होना चाहिए और एक पूरा मैच होना चाहिए। एट द एंड ऑफ द डे अगर वो डीएलएस पे आ जाता और इन चीज़ों पे आ जाता तो फिर वो मज़ा नहीं आता। वो आखिरी बॉल पे कैच लेना, वो आखिरी बॉल पे चौका मारना या कुछ करना, या वो आखिरी सिंगल लेना, वो जो एक जॉय होता है, आई रियली होप वी आर नॉट डिप्राइव्ड आउट ऑफ दैट। अब जब बात आती है दोनों टीमों के हवाले से, देखिए इंग्लैंड की टीम, इसमें कोई शक नहीं है, वो जो एक मॉडर्न T20 क्रिकेट की डेफिनेशन है वो उस पर पूरा उतरते हैं, और कल उन्होंने जो है ना वो उसको बिल्कुल डे 1 पे कर दिया। अच्छा, अगर एक जो फर्क लेकिन नजर आता है, कल हम लाला से भी बात कर रहे थे और लाला ने बोला कि एवरी डे इज नॉट संडे। इंग्लैंड की बैटिंग बिल्कुल चलिए, लेकिन प्लीज डू नॉट डिस्काउंट पाकिस्तानी बॉलिंग। कल इनके कप्तान इंडिया के रोहित शर्मा ने कहा कि जी इंडियन बॉलर्स वर नर्वी फ्रॉम द स्टार्ट। क्यों थे नर्वी भाई, क्या वजह है तुम्हारी? नर्वी क्यों थे? जब दूसरी गेंद पे भुवनेश्वर ने कीपर को आगे बुला लिया। दैट सजेस्ट, मेरे ख्याल से आई थिंक पाकिस्तानी बॉलिंग जो है इस वक्त वो कॉन्फिडेंट ज़्यादा है। और जो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये कि हेल्स हुआ, ये खिलाड़ी हुए, इन सबको पाकिस्तान ने अभी रिसेंट टाइम में बॉलिंग कराई है। वी हैड अ वेरी क्लोज सीरीज अगेंस्ट इंग्लैंड। यस, बटलर वाज़न्ट देयर। स्टोक्स अभी तक इस टूर्नामेंट में अपनी फॉर्म में नजर नहीं आया, तो मैं उनको थोड़ा सा मैं डिस्काउंट कर देता हूँ। मुकाबला अगर हुआ तो पाकिस्तान जम के खेलेगा, डोंट एक्सपेक्ट अ वन साइडेड गेम। और इस वक्त जो हमारी टीम जिस मोड में आ गई है ना, वो तो उनको हाल आ गया है, तो कुछ भी हो सकता है। आई ऑनेस्टली अगर आप मुझसे बोले, आई फैंसी पाकिस्तान इंशाल्लाह। सही, ठीक है, चलिए अदील, बेहद शुक्रिया आप हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू कर रहे थे। यही है कि पाकिस्तान बड़ा अच्छा खेले और ट्रॉफी हमारे घर आ। और जब हम मंडे को वापस आए शो में तो फिर इस बार तो महक प्लीज, इस बार तो मिठाई लेती आइएगा। इस
बार प्लीज क्या मतलब है, हर दफा मिठाई लेके आती हूँ। संडे को वैसे फैसल के घर लंच है तो हम मिलके वहाँ मैच देखेंगे और फिर मंडे को मैं मिठाई लेकर आऊँगी और यही मिठाई का डब्बा होगा और यही हम बैठ के खाएंगे, सेलिब्रेट करेंगे। वेलकम बैक। अब बात करेंगे उस रिश्ते की जो कि बहुत मजबूत भी होता है और बहुत नाजुक भी होता है। शादीशुदा रिश्ते की मैं बात करूँ कि जो शादी का रिश्ता है वो बहुत खूबसूरत है और जो अब जब शुरू के दिन होते हैं तो हम देखते हैं कि दोनों की यही कोशिश होती है मियाँ बीवी की कि रिश्ते को बड़ी खूबसूरती के साथ आप आगे लेकर चलें, लेकिन शायद फिर नाचाकियाँ आ जाती हैं या फिर हम ये कहें कि आप एक दूसरे को समझ नहीं पाते या फिर ये कहें कि एक शख्स चाहता है कि सिर्फ जो है सारा प्रेशर मेरा रहे, दूसरा वाला जो है वो सिर्फ मेरी माने और मेरी सुने। इस तरह से कोई रिलेशन नहीं चलता। लेकिन हमने देखा है कि अक्सर लोग जो हैं इस रिश्ते को बेहतर बनाने के लिए बहुत ज़्यादा जतन करते हैं, लेकिन फिर होता ये है कि ज़िंदगी का ये जो पहलू है ये इख्तिताम बड़ी तलखियों पर होता है। कभी गलत फहमियाँ आड़े आ जाती हैं, कभी लड़ाई होती है, कभी झगड़े होते हैं, एक दूसरे को बुरा भला कहना और दूसरी जानिब वालिदैन का रवैया भी बच्चों के साथ बुरा हो जाता है क्योंकि जाहिर सी बात है कि दोनों स्ट्रेस में होते हैं तो फिर आपको समझ नहीं आती कि आपने घर को किस तरह से लेकर चलना है। अब इसी पर बात करने के लिए मोटिवेशनल स्पीकर वजीहा ज़ुबैर इस वक्त हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर चुके हैं, उन्हें शामिल गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वजीहा, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। शादी का रिश्ता एक बहुत खूबसूरत रिश्ता है और जब भी हमने देखा है कोई भी नया जोड़ा होता है तो यही कहा जाता है कि ख़ुसूसन लड़की को ये समझाया जाता है कि देखो बेटा बर्दाश्त कर लेना, उनके रंग में ढल जाना, कोई बात नहीं, 10-12 साल ही हैं, फिर उसके बाद मियाँ जब तुम्हारे रंग में ढल जाएगा फिर अपनी चला लेना। लेकिन ये मेरे ख्याल से मर्द को भी समझने की उतनी ही ज़रूरत है कि एक लड़की अपना घर, अपने वालिदैन, अपना वो लाइफस्टाइल छोड़ के आई है और एकदम से उसने ससुराल में आके उन रंगों में ढल जाना है जिसकी ससुराल वाले उम्मीद रखते हैं। तो ये बहुत बड़ी एक्सपेक्टेशन होती है किसी भी लड़की से। बिल्कुल सही कहा आपने। असल में होता ये है कि लड़के वाले ये सोच रहे होते हैं कि अब बस ये आ गई है, जिस तरह हम चाहेंगे उस तरह इसने रहना है। अच्छा, ये प्रॉब्लम होती कहाँ पर है? ये प्रॉब्लम वहाँ पर होती है जहाँ ख़वातीन अपनी वर्थ को नहीं समझ रही होती हैं। अच्छा। उन्हें ये नहीं मालूम होता कि हम हैं क्या। जब वो ख़ुद अपने आप को बिल्कुल ज़ीरो पे लेके आ जाएंगी, अपनी वर्थ को नहीं समझेंगी, अपनी इज़्ज़त खुद नहीं समझेंगी, तो सामने वाला क्यों उनकी रिस्पेक्ट करेगा? अच्छा। आप देखें बहुत सारे केसेस में जहाँ ख़वातीन खुद अपने रिस्पेक्ट कर रही होती हैं, अपने पर तवज्जो दे रही होती हैं, अपनी वर्थ को समझ रही होती हैं, सामने वाले भी उनकी कदर करता है। अच्छा, मैं चाहूँगी जो ख़वातीन हमें इस वक्त स्पेशली वो बच्चियाँ जिनकी शादी होने वाली है जो हमें देख रही हैं, वर्थ को समझना क्या है आपकी नज़र में? अपनी वर्थ को समझना क्या है? देखें, ख़वातीन जो हैं वो अपने आप को बिल्कुल ही समझती हैं यूज़लेस हैं, जो शौहर ने कह दिया वही करना है हमने, जिस तरह उसने कहा उस तरह चलना है हमें। अपनी वर्थ को समझना क्या है? अपनी वर्थ को समझना अपने आप को टाइम देना है। अच्छा। वो अपने आप को टाइम नहीं दे रही होती हैं। अच्छा, यहाँ पर टाइम से आपको मैं ये क्लियर कर दूँ, टाइम देने का हरगिज़ मतलब नहीं है कि आप फेसबुक पे, ड्रामा में या और चीज़ों में जहाँ पर टाइम वेस्ट हो रहा है उसको आप टाइम दें। टाइम देना क्या है? आप एक्सरसाइज कर रही हैं, नहीं कर रही हैं? आप रीडिंग कर रही हैं या नहीं कर रही हैं? यानी आप मेंटली तौर पे, फिजिकली या स्पिरिचुअली स्ट्रांग हैं या नहीं है? या नहीं है। अगर जो ख़वातीन इन तीनों चीज़ों में स्ट्रांग होती हैं उन्हें फिर कोई भी ना कमज़ोर नहीं समझता है। फिर शौहर भी उनको जो है वो मिस यूज़ नहीं करता उसका, यानी कि वो जिस तरह चाहे उसको नहीं चला सकता है, ना ही ससुराल वाले उसके साथ मिस हैंडल कर रहे होते हैं। वो तमाम लोगों को लेकर चल रही होती है। अच्छा, आपने मुझसे कहा कि जो ख़वातीन अपने वर्थ को समझती हैं क्या फ़ायदा होता है उसका। लेकिन सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होता है कि एक समझदार मर्द जो है ना वो एक औरत को लेके नहीं चल सकता जब तक और अगर अपनी पा जाए तो। अगर और अपनी पा जाए तो वो मर्द उसको बिल्कुल हैंडल नहीं कर सकता। सही है, चाहे वो कितना ही समझदार क्यों ना हो। अच्छा वजिया, देखें एक औरत ने अपनी वर्थ समझ ली, मेंटली, फिजिकली वो कहती है कि मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, बट अगेन हमारे जो मुआशरे की एक हकीकत है कि आपके ऊपर आपके इन लॉज का बहुत प्रेशर होता है। एक पढ़ी लिखी भी लड़की होगी, एक जॉब भी करी होगी लड़की, वो किसी अच्छी सीट पे बैठी होगी, उसके ऊपर फिर भी अपनी ससुराल का प्रेशर है, अपनी सास का होगा, ससुर का होगा, अपने बाकी जो फैमिली मेम्बर्स हैं उसकी ससुराल में, वो नंद है, वो देवर है, वो जेठ है, जेठानी है, उसके ऊपर एक प्रेशर रहेगा। उस प्रेशर को फेस आपने कैसे करना है? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। हम बहुत सारी ख़वातीन कोचिंग कर रहे होते हैं जो जॉब कर रही होती हैं, वो इस प्रेशर का शिकार होती हैं कि उनको कोई एक्नॉलेज नहीं कर रहा होता है। देखिए, इस प्रेशर से निकलने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है कि आप बहुत सी चीज़ों को इग्नोर करें। अच्छा।
अब हर चीज़ को आपने अपने सर पे सवार नहीं करना, सर पे सवार नहीं करना। हम देखते हैं बहुत सारी ख़वातीन को कि सास ने कोई बात कह दी, अब वो पूरी ज़िंदगी उनके सर पे सवार रहेगी। वो बात हो के वहाँ ख़त्म भी हो गई है, लेकिन वो बात उनके जहन से निकल नहीं रही होती कि आज से 14 साल पहले, आज से 16 साल पहले मेरी सास ने मुझे ये बात कही थी। तो कुछ नहीं कह सकते। ये इशू क्या सिर्फ हमारा, ये क्या वर्ल्ड वाइड है, ये सिर्फ हमारे माशरे का, हमारा ही ऐसा कल्चर है? नहीं, ये मैं जब देखती हूँ हमारे पास कोचिंग्स आती हैं तो पाकिस्तान से बाहर भी वाले इश्यूज़ हैं। अच्छा। वहाँ भी वाले प्रॉब्लम है, बल्कि मैं देखती हूँ कि जो पाकिस्तान से बाहर ख़वातीन हैं वो ज़्यादा परेशान होती हैं। अच्छा। ख़ासतौर से हमारे पाकिस्तान से गई हुई जो ख़वातीन बाहर हैं वो इसलिए परेशान होती हैं कि वहाँ उन्हें सारे काम अपने खुद करने होते हैं। आपको मालूम है यहाँ पर मेड्स का मिलना बहुत आसान है, वहाँ इतना ईजी नहीं होता है। वहाँ बच्चों को पिक करना, ड्रॉप करना, एवरीथिंग सारे काम उनके होते हैं। उस पर से जो पाकिस्तान में उनके इन-लॉज होते हैं उनका प्रेशर भी होता है उनके ऊपर। हाँ। ऐसा नहीं कि वहाँ पर प्रेशर नहीं है, वहाँ पर ये प्रेशर है। अच्छा बच्ची, मुझे बात बताएं, एक मर्द और एक औरत जब शादी के बंधन में बन जाते हैं, उनकी कोशिश यही होती है कि इस रिश्ते को बड़ी खूबसूरती से चलाना है। ठीक है, अगर सामने वाले की कोई बात बुरी लग रही है तो चले हम खामोश रहते हैं, लेकिन जो इर्द गिर्द के लोग होते हैं जब उनकी इन्वॉल्वमेंट आ जाती है तो फिर ये रिश्ता वो रिश्ता नहीं रहता जो कि हम समझते हैं कि एक मतलब हमें हमारी माँ ये समझाती आई है कि बेटा अगर कोई मियाँ से लड़ाई है तो बंद कमरे में उस लड़ाई को आपने सॉल्व कर लेना, बजाय इसके कि आप 10 लोगों के सामने वो लड़ाई लेके जाएं। तो वो फिर रिश्ता उतना प्राइवेट नहीं रहता जब आपकी सास भी इन्वॉल्व है और लड़की की माँ भी इन्वॉल्व है। बिल्कुल सही कहा आपने, दूसरों के इन्वॉल्वमेंट के बाद आपकी चीज़ें ख़राब होना शुरू हो जाती हैं। लेकिन देखें, अगर आपको लग रहा है आप चीज़ें ख़राब हो रही हैं, शुरू में ही आपने उस चीज़ को वहाँ रोक देना है। आपकी कौन कितनी रिस्पेक्ट करेगा, किस तरह आपके साथ सलूक किया जाएगा, ये डिपेंड करता है आपके बिहेवियर पे। फर्स्ट टाइम में अगर आपने उसको बता दिया कि नहीं ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं करूँगी कि सबके सामने आप इस तरह मेरे ऊपर चीखें या आप बिहेव करें मेरे साथ, तो वो चीज़ वहीं रुक जाती है। हमने देखा बहुत से लड़कों को भी कि ससुराल वाले, हम तो ख़वातीन की तो बात कर रहे होते हैं ना कि ख़वातीन जो वो प्रेशर ले रही होती हैं, उनके ऊपर प्रेशर होता है बहुत ज़्यादा, लेकिन हम देखते हैं मर्दों में बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, इन लॉज का बहुत प्रेशर होता है उनके ऊपर। तो जहाँ पे मर्द जो है वो इस बात को बता रहे थे कि नहीं मेरा और मेरी बीवी का मामला या कोई थर्ड पर्सन इन्वॉल्व नहीं होगा, ठीक है, तो वहाँ कोई इन्वॉल्व नहीं होता है, वो फिर अपनी बीवी को अपने हिसाब से लेके चल रहा होता है। लेकिन जहाँ वो हर बात में इन-लॉज की सुन रहा होता है तो अब थर्ड पर्सन जो है वो आके आपकी लाइफ को डिस्टर्ब कर रहा होता है। मियाँ बीवी तो एक वक्त में आके एक हो जाते हैं। सही है। अच्छा मुझे बताएं कि अगर मुझे ये लगता है कि होना ये चाहिए कि आपकी शादी हो रही है तो आप अपने मियाँ के साथ बैठ के ये चीज़ डिसाइड कर लेंगे, देखें जी ये चीज़ें मुझे पसंद नहीं है और ये चीज़ें आपके मियाँ को पसंद नहीं है, तो बीवी का भी ये फ़र्ज़ है कि वो काम ना करे जो उसके मियाँ को पसंद नहीं है, और फिर ये मियाँ पे भी जिम्मेदारी आयद होती है कि वो बीवी की पसंद और नापसंद का ख्याल रखे, तभी एक रिश्ता चल सकता है। वो ख़वातीन या वो नौजवान लड़के हैं या लड़कियां हैं जो इस वक्त हमें देख रहे हैं और जब शादी के बंधन में बनने वाले हैं, ये जो अपनी ज़वाजी ज़िंदगी से थोड़े से परेशान है, अपनी मुश्किलात को हल नहीं कर पाते, उनको आप क्या सजेस्ट करेंगी? क्या कम्युनिकेशन गैप आ चुका है, एक टेबल पे बैठे हैं और आप बैठ के अपनी चीज़ों को सॉल्व करना शुरू करें? इन शॉर्ट आप क्या कॉमेंट करेंगी? देखिए मैं तो इन शॉर्ट ये कहूँगी कि एक दूसरे की वैल्यूज़ को समझें। अच्छा। वैल्यूज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। यानी एक औरत जो है वो मर्द की खिदमत में लगी हुई है, हाँ, कि नहीं मुझे इसको खुश करना है, क्या पता उसके नज़दीक उस खिदमत की कोई वैल्यू ही ना हो, वो चाह रहा हो कि आप उसके साथ बैठ के टाइम स्पेंड करें, वो चाह रहा हो कि आप उसकी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें, लेकिन आप उसकी वैल्यूज़ को समझ नहीं रही हैं और आप जो है दूसरे से उसकी केयर करना चाह रही हैं। इसी तरह बीवी के साथ भी होता है, बीवी चाह रही है कि आप उसके घर वालों का ख्याल रखें, उसका ख्याल करें, आप जो है उसके शॉपिंग करा रहे हैं, उसको दूसरी तरह से आप खर्चा कर रहे हैं उसके ऊपर, उसकी वैल्यूज़ में चीज़ें शामिल नहीं, वो चाहती है मेरी रिस्पेक्ट की जाए, आप उसकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, आपसे मोहब्बत दिए जा रहे हैं उसको तो रिस्पेक्ट चाहिए ना। तो एक दूसरे की वैल्यूज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। और सबसे अहम बात ये देखें, हमारे जो पेरेंट्स हैं पूरी ज़िंदगी हमने देखा कि मीटिंग डाल रहे होते हैं, पैसे जमा कर रहे होते हैं कि बेटी की शादी करनी है, शादी करनी है ये जहन में होता है, उसके लिए खर्चा कितना करना ये जहन में होता है, लेकिन हम बच्ची की तरबियत पर उसका तवज्जो नहीं दे रहे होते हैं, उसको हम कॉन्फिडेंट नहीं बना रहे होते हैं कि वो आगे आने वाले हालात से किस तरह से लड़ें। सही। आप देखें बाहर ममालिक में काउंसलिंग्स हो रही होती हैं, इस पे लेके कोचिंग हो रही होती है, हमारे हम देखते हैं कि बेटियों की शादियों पे लाखों रुपए खर्च कर देते हैं, लेकिन अगर खुद ना से कोई प्रॉब्लम आते हैं ससुराल में, वो कोचिंग लेना चाह रही होती है,
उसमें कोई सपोर्ट नहीं करता। ऑब्वियसली शौहर तो उसको सपोर्ट करेगा नहीं ना। अगर वो चाहती मेरे घर वाले सपोर्ट करें तो वो कहते नहीं तुम्हें इसकी क्या ज़रूरत है, लेकिन शादी पे खर्चा कर लेता थोड़ा। ठीक है वजिया, बेहद शुक्रिया हमारे साथ मौजूद थी, गुफ्तगू कर रही थी। और हमारी तो दुआ यही है कि भाई जो लोग शादी के बंधन में बन चुके हैं कि जिनकी शादियां होने वाली हैं, अल्लाह करे अगर कोई भी मसला है वो हल हो जाए। और ये बड़ा ज़रूरी है कि आप एक दूसरे के साथ बैठ के चीज़ों को बातचीत के ज़रिए हल करें। अभी लेंगे एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, आप साथ रहिएगा। तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख मिली जज साहब। कौन सी फिल्म देख कर आए हैं? ये फिल्म का नाम है इंतखाबात नहीं होने दूंगी। कराची में, कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इलेक्शन बार मुलतवी हो रहे हैं। इस पे सिंध हाई कोर्ट हो गई है बरहम। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन की सरजनिश करते हुए रिमार्क्स दिए, आपकी जिम्मेदारी है कि आप इलेक्शन कराएं। एग्जैक्टली सिंध पुलिस कौन से सलाम मुतासरीन के साथ मसरूफ है, ये इस्तफसार किया गया। अदालत ने डीजी रेंजर्स और आईजी सिंध से तफसीली रिपोर्ट तलब की है। इरफानुल हक की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इलेक्शन जल्द कराने की जमात इस्लामी और तहरीक इंसाफ की दरख्वास्तों की समाअत हुई। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट अहमद अली शेख ने इल्तवा पर बरहमी का इजहार किया। इलेक्शन कमीशन हुक्काम को मुखातिब करते हुए इस्तफसार किया कि बल्दियाती इलेक्शन क्यों नहीं करवाते, बहुत हो गया, इलेक्शन कराएं। एडवोकेट जनरल सिंध और इलेक्शन कमीशन के वकला ने बताया कि सिंध हुकूमत ने सैलाब की वजह से पुलिस की नफरी फराहम करने से माजरत की है। चीफ जस्टिस ने कहा कि सैलाब में कौन सी पुलिस जाती है, बताएं सैलाब ज़दगान के पास पुलिस क्या कर रही है। अदालत ने डीजी रेंजर्स और आईजी सिंध को एहलकारों की मजमूई तादाद और उनकी तैनाती की रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दिया। इरफानुल हक, समा, कराची। इसी पे हम बात करेंगे। हमारे साथ अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज़ नईमुर रहमान साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम हाफिज़ साहब, सुबह खैर, उम्मीद आप खैरियत से होंगे। सर, कभी शिक ख़त्म कर दी जाती है, सैलाब आ जाता है और अब सैलाब गए हुए टाइम हो जाता है और उसके बाद कहा जाता है कि हमारे पास नफरी नहीं है, हमने कहीं इस्लामाबाद भेजी हुई है, कहीं सैलाब मुतासरीन के पास भेजी हुई है। कभी इंडिया पाकिस्तान के मैच वाले दिन इंतखाबात शेड्यूल कर लेते हैं। तो क्या मंशा है सिंध हुकूमत की, आपकी समझ आई? नहीं, पूरी कौम की समझ में आ रही है, बल्कि बहुत शुक्रिया। एक तो अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पूरी कौम की समझ में आ रही है, कराची वालों की तो बहुत अच्छी तरह समझ में आ रही है कि पीपल्स पार्टी ज़ाहिर है उसका रवैया जमहूरियत दुश्मन है, कराची दुश्मन है, आवाम दुश्मन है और वो इलेक्शन कराना ही नहीं चाहते। सबब यह है कि ये खौफज़दा लोग हैं और इनको मालूम है कि इस वक्त भी आप देखें ना कि नाजायज़ एडमिनिस्ट्रेटर का तकर्रुर किया हुआ है और नाजायज़ के ऊपर एक और नाजायज़ लेकर आना चाहते हैं। और ज़ाहिर है आप इसमें उलमा फ़ुक़हा जो भी कहते हों, लेकिन बहरहाल मैं तो ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि ये बिल्कुल नाजायज़ तरीके से इन्होंने एडमिनिस्ट्रेटर का तकर्रुर किया हुआ है। अब एक का छोड़कर एमक्यूएम को लाना चाहते हैं, लेकिन ये कुछ भी कर लें और कितना भी भाग लें, अब ये मज़ीद भाग सकेंगे नहीं। ये चाहते हैं इलेक्शन ना हो। एमक्यूएम के साथ इनका जो जरदारी डॉक्ट्राइन था रिजीम चेंज में, उसमें ये बात तय हुई थी कि इनको गवर्नर भी देंगे, इनको मेयर भी देंगे, इनको सारी फैसिलिटीज़ भी देंगे, वजारत भी देंगे। और ये एक मरतबा फिर वडेरों के हाथों इन्होंने बेचा है हमारे मैंडेट को। तो लेकिन हुआ ये कि हर गुजरते दिन के साथ एमक्यूएम तो फिजल आउट हो रही है, ख़त्म हो रही है। तो उसके नतीजे में ये मसला पैदा हुआ कि अब करें तो करें क्या, इलेक्शन कराएंगे तो 4 होंगे तो 40 बनाएंगे ना, तो 4 भी नहीं है एमक्यूएम तो इसलिए अब इनको प्रॉब्लम ये हो रही है, तो ये इलेक्शन ही नहीं कराना चाहते। बहरहाल ये अब कुछ नहीं कर सकते। कल हाई कोर्ट में जो कुछ भी प्रोसीडिंग हुई है, अभी तो हाई कोर्ट में ये केस चल रहा है, अभी तो हमने सुप्रीम कोर्ट में भी केस किया हुआ है। अच्छा। खुद सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौजूद था पिछली मरतबा जब हम इंटरवीनर बने थे और केस चला था, तो उसमें ये फैसला मौजूद था कि इलेक्शन करवाए जाएं। वो इन्होंने सैलाब का बहाना बनाया। अब कल तो हाई कोर्ट ने पूछा है ना, भाई आप बताएं तो सही कौन से पुलिस वाले आपके सैलाब में काम कर रहे हैं, किस गाँव में मौजूद हैं, कौन से ऑपरेशन कर रहे हैं। तो वो कोई जवाब ही आए बाएं शाएं करते हैं ये लोग। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि जो करप्शन का धंधा इन्होंने किया हुआ है, अभी भी जो एडमिनिस्ट्रेटर साहब की जेर निगरानी करप्शन का धंधा चल रहा है, 15 अरब रुपए के पैचवर्क कर रहे हैं, 1 अरब रुपए भी नहीं लगा रहे। बिल्कुल ख़राब मटीरियल इस्तेमाल हो रहा है, सड़कों का बेड़ा गर्क कर दिया है। और बारिश तो अभी पूरी आई भी नहीं है, तो आप देखें सड़कें टूटना दोबारा से शुरू हो गई हैं। फिर और बाकी तमाम चीज़ों में जो कुछ भी पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट कर रही है नाकाबिल कबूल है। इसीलिए जमात इस्लामी एक तरफ है, बाकी पार्टियां एक तरफ हैं और हम जो है मुकाबला कर रहे हैं। और हम ये समझते हैं कि कराची में इलेक्शन हर सूरत में होना चाहिए
और अब 15 तारीख को इलेक्शन कमीशन ने भी हमें बुलाया हुआ है और पार्टियों को भी बुलाया है। जमात इस्लामी ने दरख्वास्त की थी कि आप सब पार्टियों को बुलाकर एक मरतबा तय कर दें। ये ना हो कि आप तारीख दें और फिर उसके बाद जो है वो किसी भी बहाने से दूसरी तारीख दे दें, फिर तीसरी तारीख दे दें। अब ये तारीखें नहीं चलेंगी। अब एक मुतय्यन तौर पर जो चीज़ तय होगी फिर सब उसको फॉलो करेंगे। इसलिए मैं समझता हूँ कि चीज़ें अपनी मंतकी अंजाम की तरफ जा रही हैं और अब चूंकि इनके हाथ से गेम निकल रहा है तो वो फिर परेशान होना शुरू हो रहे हैं। तो अब होने दें इनको परेशान। अब तो कराची के अवाम इंशाल्लाह फैसला करेंगे। तो हाफिज साहब, ये इनकी परेशानी का आलम ही है कि शिक ही ख़त्म कर दी गई कि 120 दिन के अंदर अंदर आपने इलेक्शन करवाना, और एक शिक का ख़त्म हो जाना आपके निज़ाम को कितना डैमेज करता है, क्या समझते हैं आप? देखें, जो शिक इन्होंने ख़त्म किए ना, जो सिंध हुकूमत का जो एक्ट है उसमें से जी। उस शिक के ख़त्म करने से कुछ भी नहीं होगा। अच्छा। उसका सबब यह है कि जो इलेक्शन के रूल्स हैं जी जी। इलेक्शन के रूल्स की जो आर्टिकल 219 और 4 है उसकी, उसमें वाज़ेह तौर पर यह लिखा हुआ है कि इलेक्शन कमीशन की ये जिम्मेदारी है, पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन की, कि वो किसी भी बल्दियाती हुकूमत के मियाद के ख़त्म होने के 120 दिन के अंदर इलेक्शन को मुनक़िद कराए। तो ये तो इलेक्शन कमीशन का जो ये इसका ताल्लुक विफाक और आइन और उसके कवानीन से है। ठीक है ना। तो ये सिंध हुकूमत उल्टी भी लटक जाए तो इसको ख़त्म नहीं कर सकती। ठीक है। और ये कुछ भी कर लें, ये कुछ नहीं कर सकते। इन्होंने सिर्फ ये हो क्या रहा है कि MQM और पीपल्स पार्टी आपस में मिलते रहते हैं और मिलने के बाद चूंकि पूरी कौम की तरफ से ये बात आ रही है और कराची और सिंध के अवाम ख़ास तौर पर जो है वो इनको लानतान कर रहे हैं, तो उससे बचने के लिए एक दिन कहते हैं कि हमने इख्तियारात बढ़ा दिए, दूसरे दिन कहते हैं कि हमने MQM का एडमिनिस्ट्रेटर लगाने का फैसला कर लिया, जिसको मैं नाजायज़ पे नाजायज़ कह रहा हूँ। इसी तरह से तीसरे दिन ये कहते हैं कि जनाब हमने शिक ख़त्म कर दी, तो चौथे दिन भी ये कुछ कहेंगे, पांचवें दिन भी कुछ कहेंगे। ये सब कुछ भी करते रहें, ये कुछ भी नहीं कर सकते। अब इन्हें इलेक्शन कराना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट कह चुका है, दोबारा हम सुप्रीम कोर्ट में गए हुए हैं। हाई कोर्ट में कल इन्होंने हशर देख लिया है। ये लिस्ट जब लेकर आएंगे तो पता चलेगा कि भाई इनके लिए, देखें इनका माइंडसेट तो आपने जब सुन लिया था ना, जब ये कहते हैं कि हम तो कराची के लिए पुलिस वाला नहीं दे सकते, नाजमाबाद में पुलिस वाला कैसे लगाऊं, इस्लामाबाद में 10,000 पुलिस वाले लगा सकते हैं सिंध पुलिस के, नाजमाबाद में नहीं लगा सकते, तो इसका मतलब ये कराची को सिंध का हिस्सा ही नहीं समझते। अमलन ज़हनी तौर पर तो नहीं समझते, लूट मार के लिए समझते हैं, डाकाजनी के लिए समझते हैं, करप्शन के लिए समझते हैं। लेकिन अगर इनको पुलिस लगाकर इलेक्शन कराना पड़े और ये कहते भी ये हैं कि हम तो बहुत पॉपुलर हो गए, कराची में हमारा मेयर आ जाएगा, तो भाई जब आप इतने पॉपुलर हो गए तो आप अपने ही मेयर से खौफजदा क्यों हो रहे हैं? तो इसका मतलब ये है कि इनकी जमहूरियत दुश्मनी बिल्कुल वाज़ेह है। बदकिस्मती की बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हो, या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, और MQM तो सबकी गोद में बैठती ही है, तो इन लोगों की कभी भी तरजीह बल्दियाती इलेक्शन नहीं होते। कभी भी ये नहीं चाहते कि इख्तियारात नीचे मुंतकिल हों। PTI भी अव्वलीन तौर पर तो जुलाई में जब पहली दफ़ा इलेक्शन अनाउंस हुआ था तो PTI, GDA, पीपल्स पार्टी, नून लीग, MQM सब मिलकर हाई कोर्ट गए थे कि इलेक्शन नहीं होने चाहिए। वो तो हाई कोर्ट ने इनकी दरख्वास्त डिसमिस कर दी थी। बाद में PTI ने अपनी राय बदली, जब कुछ मुल्क भर में ज़िमनी इंतखाब वगैरह में ये कामयाब हुए तो इन्होंने कहा कि अब तो कराची में भी हम कामयाब हो जाएंगे, इसलिए इन्होंने कहा कि अब इलेक्शन होना चाहिए। लेकिन जो जोर इनको देना चाहिए वो नहीं दे। इतनी बड़ी अपोजिशन है, 30 मेंबर सूबाई असम्बली हैं PTI के इस वक्त बैठते हैं, लेकिन वो क्यों नहीं तहरीक चलाते कि कराची में लोकल बॉडीज का इलेक्शन हो। कराची का हाल तो देखें, कराची को एक मेयर चाहिए, कराची को टाउन के चेयरमैन चाहिए, कराची को जो है वो UC लेवल पर अपने काउंसिलर और चेयरमैन चाहिए ताकि लोग रोजमर्रा के काम करवाएं। गटर में जो डुबोया हुआ है, गंदगी का ढेर बना हुआ है, कचरा कुंडी पूरे शहर को, जबरदस्त शहर को बना दिया। पूरे पाकिस्तान की मईशत चलाने वाला ये शहर, जिसका हाल तो देखें आप जाकर इन जालिमों ने क्या किया है। और तो अभी भी तो ये पार्टियां भी कुछ नहीं कर रही हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया हाफिज नईम रहमान साहब हमारे साथ मौजूद थे। हमने इस मामले का मौक़िफ़ लेने की भरपूर कोशिश की, ख्वाजा इज़हार से लेकर वसीम अख्तर तक हमने कॉल्स मिलाई, लेकिन आपका मिलाया हुआ नंबर इस वक्त मैसर नहीं है, यही मैसेज आता रहा। अब देखना यह है कि देखें पुलिस भी नहीं है, पुलिस इस्लामाबाद चली गई है, सैलाब आ गया, धूप बारिश तमाम तर बहाने हो गए। अब आखिर यही रह गया कि वो कोर्ट के आगे बोलेंगे कि देखें बर्फबारी होने वाली कराची में, शायद इसलिए हम इलेक्शन नहीं करा सकते। अच्छा जी चलें, अब हम ज़रा आगे बढ़ते हैं और आपको लेकर चलते हैं गवादर, जहां कोहे बातिल के दामन में मौजूद बोट कैफ़े की सैर करवाएंगे सदाकत अली अपनी रिपोर्ट में। चलें। ग्वादर का साहिल समंदर कुदरती नजारों का एक शाहकार।
कोहे बातिल के दामन में मौजूद बोट कैफे बलूचिस्तान के सयाहती मरकज में एक खूबसूरत इजाफा है। बोट कैफे को दूर से देखें तो लगता है जैसे कोई कश्ती साहिल पर लंगर अंदाज हो। फाद इसाक और कदीर नामी अफराद ने एक पुरानी कश्ती को बोट कैफे में तब्दील किया। 3 मंजिला कैफे में 150 लोग बैक वक्त चाय, स्नैक्स और दीगर लजीज खानों का लुत्फ उठा सकते हैं। यहाँ कुछ आइटम हम चालू के हैं, जो चिप्स है मेरे पास, कॉफ़ी है, चाय है, और आर्डर पे मैंने फ़िश बेचता हूँ, जो फ़िश है मेरे पास, और जो भी कस्टमर आर्डर देते हैं शाम के टाइम पे उसके तैयार होकर उसके सामने हम रखते हैं। अगर आपको भी पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन की तरह कैफे एंजॉय करना है तो जल्द गवादर की सैर को जाएं। कश्ती में बैठकर डूबते सूरज का नजारा करें, शाम की चाय का भरपूर लुत्फ उठाएं। कैमरा टीम के हमरा सदाकत बलोच, समा, गवादर। सलाम गए में आप? यस बिल्कुल, नीला पानी है और क्या ही खूबसूरत है। वैसे हमने हर जगह जाता है, हर जगह गया है फैसल, आज भी जा रहा है। आई इनवाइट यू, लेकिन आप आते हाँ, नहीं। लेकिन हम नहीं आते भाई। ठीक है, अच्छा ये हमने आपको किश्ती का एक रेस्टोरेंट का तो मंजर दिखाया, अब हम आपको एक फिल्मी किस्म के रेस्टोरेंट का मंजर दिखाते हैं। आपने नेटफ्लिक्स आप देखते हो? मनी हाइस्ट आपने देखी? बिल्कुल बिल्कुल जी, मैं 2022 में रहती हूँ। जी जी बिल्कुल। वाह क्या बात है। तो नेटफ्लिक्स की मशहूर ज़माना क्राइम सीरीज मनी हाइस्ट के चर्चे ऐसे हैं कि इन्होंने यहाँ पे एक रेस्टोरेंट में इसको जो है इसके थीम पे, अब ऐसा हो क्या रहा है, सज्जाद हैदर ने रिपोर्ट बनाई है, आपको दिखाते हैं। वही लिबास वही मास्क, मनी हाइस्ट के किरदार पेशावर में, अंदर क्या चल रहा है चल के देखते हैं। चेहरे पर मास्क लगाए, हाथ में पिस्तौल और वायला सेट उठाई घूमते फिरते, ये कोई नेटफ्लिक्स मनी हाइस्ट के चोर नहीं, बल्कि पेशावर में मुनफरिद थीम पर खुलने वाले रेस्टोरेंट के वेटर्स हैं, जो मेहमानों की खातिर तवाज़ो में हैं मसरूफ। और में मेरा चक्कर वगैरह लगता रहता है काम के सिलसिले में, और मैंने कहा था कि ज़रूर मैं ये रेस्टोरेंट ज्वाइन करूँगा, तो आज मैं आया हूँ पेशावर में, ये रेस्टोरेंट ज्वाइन किया है। मैं इधर इसका फिल्म देखा था और हमें फिर पता चले कि इसके ये बंदे मिले पेशावर में, इन लोगों ने जगह खोली है, एक फैमिली माहौल बनाया रखा है, और फिर इधर हम आए। रेस्टोरेंट में लजीज खाबे भी क्राइम सीरीज के किरदारों के नाम से मंसूब किए गए हैं। मैं मनी हाइस्ट मूवी का मतलब बहुत ज़्यादा फैन था और इसको बहुत शौक से देखता था, तो मैंने सोचा क्यों ना बंदा इस मतलब नए थीम से कैफ़े या रेस्टोरेंट टाइप खोल दे। जितने हमारे पास वैरायटी है, टोक्यो क्रस्ट बर्गर हो गया, डेनवर रॉकन बर्गर हो गया, इसके अलावा पिज़्ज़ा में भी प्रोफेसर पिज़्ज़ा जो कि हमारा स्पेशल है। ऑर्डर के इंतजार में बोर होने की बजाय शहरी वेटर्स के साथ सेल्फियां बनाकर हल्ला गुल्ला करते हैं। कैमरामैन आबिद खान के साथ सज्जाद हैदर, समा, पेशावर। जबरदस्त। अब जो शख्स पेशावर जाए वो जरूर यहाँ पर जाए। अब आप जाएंगे? देखिए आप मेरे प्लान्स जो हैं अब वो अभी एक्सपोज ना करें, पेशावर का तो नहीं पता, लेकिन आपको कोयटा लेके चलते हैं। यहाँ एक ऐसा कम उम्र ज़हीन बच्चा है जिसने 8 साल की उम्र में ही 195 ममालिक के झंडे और उनके नाम याद कर लिए। इस बच्चे से मिलवाएंगे हमारे नुमाइंदे मुजीबुल्लाह जी। तो आज हम आपको मिलवा रहे हैं कोयटा के कम उम्र जो बच्चा है जिसका नाम वजात बातूर है। 8 साल इसकी उम्र है और क्लास 2 में ये ज़ेर तालीम है। इन्होंने 195 ममालिक, जो कि दुनिया के 195 ममालिक है, उनके झंडों के नाम जो है ना उनको याद है। और सबसे बड़ा रिकॉर्ड वजात का ये है कि कम से कम टाइम में, यानी कि 2 मिनट से भी कम में ये तमाम झंडों के नाम और ज़ुबानी ना सिर्फ उसको याद है, बल्कि अगर हम उनसे एक टेस्ट के तौर पर यहाँ वहाँ से भी पूछ लें कि तब भी वजात उसका सही आंसर देगा। वजात यहीं पे रुक जाओ। सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइएगा कि ये कौन से मुल्क का झंडा है? ब्राज़ील। और ये? ग्रीस। ये? नाइजर, पाकिस्तान, ईस्ट टाइमर, इजिप्ट, अंगोला, मॉरिशस, नीदरलैंड्स, यूनाइटेड स्टेट,
सबसे पहले वजाहत ये बताइएगा, इसमें झंडों के नाम और ममालिक के नाम याद करना कितना मुश्किल था, कितना टाइम लगा और कैसे शौक पड़ा? मुझे याद करने में 2 महीने लगा। अच्छा, और 2 महीनों में अपने सारे नाम याद कर लिए? हाँ। अभी कहीं से भी आपसे पूछा जाए आप बता देते हो? हाँ। मजीद क्या करना चाह रहे हो? मैं मजीद कैपिटल सिटी और करेंसीज याद करना चाहता हूँ। पेरेंट्स भी साथ दे रहे हैं, साथ ही साथ उनका ये कहना है कि इन्हें हम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का भी हिस्सा बनाना चाहते हैं वजाहत बतूर के इस टैलेंट को, जिसमें उन्होंने हुकूमत से भी साथ देने का मुतालबा किया है। जी, वेलकम बैक। अब हम आपको एक रिपोर्ट नहीं दिखाएंगे। ये रिपोर्ट, हाँ, ये रिपोर्ट जो है ये ना कुतुब बीनी पर है और ना ही किताब की अहमियत पे है। ये है किताब से इश्क की दास्तान। अब इसमें क्या ख़ास बात है, ये दास्तान क्या है, शायद सलीम अपनी रिपोर्ट में बता रहे हैं। मैं कराची के कदीम इलाके में मौजूद हूँ जिसे जूना मार्केट कहा जाता है। यहाँ कदीम दुकानें हैं, पुरानी इमारतें हैं, मसाला जात की दुकानें हैं, मेवा जात की दुकानें हैं, लेदर की दुकानें हैं और भी कई इकसाम की दुकानें हैं। और यहीं पे एक तंग गली में एक कुतुब खाना है। जी हाँ, कराची का सबसे कदीम कुतुब खाना एक गली में ही है जिसकी तरफ हम जा रहे हैं और इसके अतराफ लेदर की दुकानें। आप हैरान होंगे कि एक ऐसी जगह जहाँ किताब का इस मार्केट से क्या ताल्लुक़ हो सकता है, लेकिन जी हाँ, कराची का पुराना कुतुब खाना है जो 1910 में कायम हुआ। वो कैसे बना, उसकी तारीख़ क्या है, ये सब इस रिपोर्ट में हम जानेंगे। साठ से मैं यहाँ बैठ रहा हूँ। जब मैं चौथी जमात में पढ़ता था जी, तो मैं स्कूल से जाने के बाद यहाँ आ जाता था और यहाँ वालिद की मदद करता था और फिर उसके साथ साथ उस वक्त से मैं वाबस्ता हूँ। तो तकरीबन 62 साल, मेरी उम्र 72 साल है। अगर एक दिन यहाँ नहीं आता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है आज मैंने खाना नहीं खाया। आप इसका अंदाज़ा इस बात से लगा लें। किताबों की दुकानें बहुत कम थी। तो मेरे नाना जो थे उनके जो हिंदू या दोस्त थे और ज़माने में जो है किसी को जगह दे दी बैठने के लिए, भाई बैठो तुम चलाओ ऐसे, तो इस तरह से कोई रुपए पैसे का हिसाब भी नहीं होता था। तो हिंदू जो था मेरे नाना का कर्जदार था। तो फिर उन्होंने कहा मैं तो अब ये काम नहीं कर सकता, तो ये दुकान ले ले मुझसे, तो ये कर्जा मेरा उतर जाएगा। किताब से जो कुछ मैंने सीखा है वो उसका सारा जो है अक्स वो मेरी ज़िंदगी में आपको शायद नज़र आ जाए कि अमली ज़िंदगी में जो है किताब का काफ़ी मैंने असर लिया है। एक किताब मेरे पास ही मेरे ख्याल में ब्राज़ील के अर्जेंटीन के राइटर थी गैब्रिएला मार्कीज़। तो उनकी किताब की तलाश में वो साहब आए मेरे पास और मैंने उनको किताब दी। तो कहने लगे कि यार ये किताब, मैंने कहा 400 रुपये की है। तो मुझे क्या लगा, आप 2000 रुपये मांगते मैं वो भी देता। और मैं इस किताब को मैंने कहाँ कहाँ तलाश किया, मुझे कहीं नहीं मिली, ये आपके पास मिल गई मुझे। तो ऐसा भी हुआ है। कुछ ऐसे भी लोग आए जिनको अगर कोई शेर नहीं मिल रहा है तो भाई शेर का मक्ता क्या है, मतला क्या है, तो वो ढूंढ रहे हैं बैठे बैठे यार। तो मैं भी उनके साथ उनकी मदद करने के लिए, यार चलो इनको एक काम की कोई चीज़ मिल जाए, इनका काम हो जाए। तो वो साहब मुझे कह रहे हैं मैं हरीपुर इस्लामाबाद से आया हूँ कि शेर का जो है मतला ये, इसका मक्ता क्या है और मतला क्या है, इस तरह से तो वो शेर कंप्लीट हो जाए। तो ऐसा भी होता था। मजीद लाहौरी साहब शायर थे, फैज़ अहमद फैज़ साहब थे, रईस अहमद जाफ़री साहब थे, एहसान दानिश साहब थे और बैरून मुल्क से भी प्रोफेसर बोलजोन आ चुके हैं। और पेरिस यूनिवर्सिटी से मेरे पास प्रोफेसर स्टेफनो वो आ चुके हैं और जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी से भी प्रोफेसर वो भी आ चुके हैं और दमास्कस यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर शेख मुंतसर अल कतानी वो आ चुके हैं।
यानी वो जो बैरूनी मुल्क से जो लोग कुतुब खाने में आ चुके हैं वो, उसके अलावा मकामी जो उदबा, शोरा और हकीम, शायर, फ़लसफ़ी, वो तो अनगिनत तादाद है उनकी। ज़िंदगी बहुत ही पुरसुकून है, मैं कभी बोर नहीं होता, कभी भी। अगर मैं घर पे रहूँ, अगर मैं यहाँ आ जाऊँ, वो कि ज़िंदगी का ज़्यादा वक्त तो यही गुजरता है। यानी 24 घंटे में से अगर आप 10 घंटे निकाल दें वर्किंग आवर्स, तो वो मैं यहीं पर हूँ। तक वो मेरे दम कम है, जब तक मैं उसको चलाता रहूँगा, और जब तक ऊपर मालिक की मर्ज़ी है ये काम मैं करता रहूँगा, जब तक वो मुझे मोटिवेशन ऊपर से मिल रही है मुझे ना, ठीक है। और फिर लोग जो, जैसे मैंने कहा कि आके अपने तासुरात देते हैं, तो वो मेरे लिए असासा होते हैं। तो वो फिर मुझे ऐसा होता है कि नहीं, मुझे ये काम, जब तक हाथ पैर में जान है, मुझे ये काम करते रहना चाहिए। केमिकल का गोदाम था, उसमें आग लगी थी, इतनी शदीद आग लगी थी, तो मैं तो समझा था कि ये मेरा कुतुब खाना ये गया। ये भी 9 साल पहले की बात कर रहा हूँ। और ये इस जूना मार्केट की तारीख़ में पहली मरतबा यह स्नार्कल आया था आग बुझाने के लिए। आप सोचे स्नार्कल को यह लाना कितना बड़ा वो है। फिर आग जो है ना ऊपर टावर की तरह, टावरिंग इन्फर्नो ऊपर की तरफ गई, स्प्रेड नहीं हुई हो, आसपास नहीं गई। अगर आसपास ज़रा सा भी मेरे यहाँ थोड़ा सा कागज़ को भी लग जाती ना, ये कागज़ के किसी टुकड़े को अंदर ही, तो ये तो मेरा तो काम हो जाता वो। अब बस अल्लाह, मैंने दुआ की नमाज में निकलना, तेरे कुरान रखा हुआ है किताब कुतुब खाने में, इतनी सारी किताबें हैं, कुरान पाक बहुत सारे हैं, अब तू ही हिफाजत कर सकता है, मेरे में तो हिम्मत नहीं है इतनी। और ये बिल्कुल महफूज रहा। एक सदी की तारीख का गवाह ये अब्बासी कुतुब खाना, जिसने कई बरसों तक इल्म के प्यासों की प्यास बुझाई। ये किताब घर आज भी मुताल्ले का सामान फराहम तो कर रहा है, लेकिन ना पहले जैसी रौनक है, ना वो किताबों के शौकीन रहे। हबीब हसन का कहना है कि ये उनकी किताबों से इश्क की ही एक मिसाल है कि नफ़ा नुकसान को ना देखते हुए उन्होंने अब तक किताब घर को आबाद रखा हुआ है। कैमरामैन सनाउल्लाह के साथ शायान सलीम, समा, कराची। वेलकम बैक। आपके हाथ की लकीरें जो हैं ये क्या कहती हैं आपके बारे में, ये जानना बड़ा ज़रूरी है। इसके साथ ही साथ खूबसूरती महज चेहरे के हुस्न का नाम नहीं होती, बल्कि खूबसूरती के लिए चेहरे की जो हमारी जो स्किन है उसके साथ साथ हम ये कहते हैं जी आपके हाथ और पाँव भी साफ़ हों, क्योंकि ज़ाहिर है कि हाथ और पाँव भी आपकी बॉडी का ही हिस्सा होते हैं। हम अमूमन ख़वातीन करती हैं कि सिर्फ चेहरे को चमकाना शुरू कर देती हैं। आपने ब्लीच, क्रीम, कोई भी टोट का इस्तेमाल किया तो वो सिर्फ चेहरे के लिए, ऐसा नहीं भाई, हाथों और पाँव का भी ख्याल रखें, क्योंकि ज़ाहिर है जब आप हाथों का ख्याल रखेंगे, पाँव का ख्याल रखेंगे, तो आपकी पर्सनालिटी में एक अलग सी ही चीज़ नज़र आएगी, एक अलग सा निखार होगा। सर्दियाँ आती हैं और सर्दियों में होता ये है जी कि आपके जो नकल्स होते हैं, आपके जो एड़ियाँ होती हैं, आपके जो नाखून से जो ऊपर का जो हिस्सा है, आपके होंठों के इर्द गिर्द का जो हिस्सा होता है वो स्याह पड़ना शुरू हो जाता है। अब ऐसा क्यों होता है? अब ये देखें, हम मनाजिर भी दिखा रहे हैं, ना सिर्फ ख़वातीन बल्कि मर्दों के साथ भी बहुत ज़्यादा इशू है। अब कौन सी चीज़ ऐसी है जनाब जो कि आपके घर में मौजूद है, आपके किचन में मौजूद है, आप आसानी से इस्तेमाल करके ये तमाम चीज़ें जो हैं इनको ख़त्म कर सकते हैं, चाहे आपके जोड़ों की स्याही हो, या आपके होंठों के इर्द गिर्द की स्याही हो, या आपके नाखूनों के इर्द गिर्द का हिस्सा हो। इसी पर बात करने के लिए हर्बलिस्ट रानी आपा इस वक्त हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम आपा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा जी, इसके अलावा नुज़रत रिजवी हमारे साथ मौजूद हैं और उन्हें भी हम शामिल गुफ्तगू करेंगे जी कि आपके हाथों की लकीरें जो हैं आपकी किस्मत के बारे में क्या कहती हैं। जब फैसल आपने वैसे कभी अपना हाथ दिखाया है? नहीं, ये वैसे होता है कि कुछ लोग डर जाते हैं कि यार पता नहीं क्या हाथों की लकीर ना। अच्छा जी, कुछ आपा होता है, मैं भी बहुत डरती हैं आप भी। अच्छा जी, मुख्तलिफ शहरों से लोगों ने हमें तस्वीरें भेजी हैं अपने हाथों की, वो पिक्चर्स हम यहाँ पे जो है दिखाएंगे आपको और आपा को भी दिखाएंगे, और फिर नुज़रत आपा से पूछेंगे कि ये जी क्या है और किस तरह से हाथ जो है क्या बता रहा है किस्मत के बारे में। लेकिन सबसे पहले हम रानी आपा की तरफ आते हैं। आपा मुझे बताएं कि क्यों ऐसा होता है कि आपकी उंगलियों के जोड़ काले हो रहे हैं, होंठों के इर्द गिर्द का हिस्सा काला हो रहा है? जी हाँ, वो तमाम चीज़ें जो 12 महीने रहती हैं साल के 12 महीने में, लेकिन सर्दियों में चूँकि स्किन ओवर ड्राई हो जाती है, ओवर ड्राई होने की वजह से हमारे ये गर्दन के दोनों साइड काले हो जाते हैं, लिप
लाइन काली हो जाती है, लिप के साइड काले हो जाते हैं। हमारे हाथ हैं, अगर हम अपने हाथों को बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइज भी करते हैं, लेकिन उसके बावजूद जो नकल्स हैं ये ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, मूवमेंट में रहते हैं, तो यहाँ से हमारी जो चिकनाहट है, जो स्किन की असल चिकनाहट है, वो कम होने लगती है। इस जगह पर पानी का या साबुन का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होती है। जो ख़वातीन बर्तन या कपड़े ज़्यादा धोती हैं उनका ये वाला हिस्सा ब्लैक होने लगता है। बिल्कुल, कोनियाँ बहुत ज़्यादा, घुटने, हमारे गट्टे, हमारे पैरों की उंगलियां, ये तमाम चीज़ें ओवर ड्राइनेस की वजह से ब्लैक होने लगती हैं। और हम लोग बहुत ख्याल रखते हैं, ज़्यादातर क्रीम्स की तरफ चले जाते हैं, लेकिन अगर चाहें तो हमारे किचन में हमारी खूबसूरती का सारा सामान मौजूद होता है। लेकिन सिर्फ नॉलेज की बात होती है, और अगर मालूम हो जाए तो बहुत ही आसानी के साथ हम ज़्यादा पैसे क्यों खर्च करें, आप क्यों महंगी क्रीमें इस्तेमाल करें जब आपके घर में मौजूद होगा, तो आप फिर वही चीज़ें इस्तेमाल करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल वो इस्तेमाल करें। आज हम क्या क्या बनाने वाले, मैं एक रेमेडी बताऊंगी, अगर आप चाहें तो मैं अभी ज़बानी भी बता देती हूँ और प्रैक्टिकली भी वहाँ जाकर बता दूंगी। और इसके लिए आपके किचन में जौ का आटा या सादा आटा हर घर में मौजूद, ज़रूरी नहीं कि आटा तो अल्लाह के फजल से हर घर में मौजूद होता ही है। और आजकल एलोवेरा के लोगों को इतनी अवेयरनेस हो गई है कि हर शख्स के घर में कहीं ना कहीं एक गमले में एलोवेरा मौजूद है। नहीं है तो आपके पड़ोसी के घर भी है, आपके सामने भी है, वहाँ से लें। हाँ बिल्कुल, वहाँ से ले लें। और अब तो वो ठेले पर भी बड़ी उसके पौधे छोटे छोटे मिलने लगे हैं, क्योंकि लोगों को अवेयरनेस हो गई है। तो जौ का आटा ले लें और उसमें थोड़ा सा एलोवेरा का, उसको उर्दू में घी कवार कहते हैं, उसका गुदा शामिल कर लें। और उसके अंदर ये दोनों चीज़ें मिलाने के बाद उसके अंदर थोड़ा सा बेकिंग पाउडर या खाने का सोडा हर किचन में मौजूद है, उसके बगैर बहुत सारी चीज़ें नहीं बनती, वो डाल लें। और उसके अंदर जो हम कहते हैं समंदरी झाग, ये जिनके घरों में बर्ड्स पले हुए होते हैं उनके यहाँ तो बहुत आसानी के साथ अवेलेबल होता है, बर्ड्स की भी ग़िज़ा है ये। उसको आप बिल्कुल पीस कर फाइन पाउडर बनाकर इन चारों चीज़ों का पाउडर बनाएं। और इसका लिक्विड करने के लिए आप एलोवेरा इतना डालें कि वो बेहतरीन सा पेस्ट बन जाए। अच्छा, उसके बाद जहाँ कहीं आपके, बल्कि जैसे अगर हाथों के लिए तो पूरे हाथों पे बल्कि इसका लेप कर लें। अच्छा। और जिस दौरान आप लेप करेंगी अपने दोनों हाथों पे, जिस हाथ पर पहले लेप किया है वो सूखना शुरू हो जाएगा। अब वहीं पर जब वो सूखना शुरू हो गया, ड्राई होना शुरू हो गया, थोड़ा सा ये पेस्ट और लें और ऐसे ऐसे उसको मलना शुरू कर दें। वो खुद ब खुद मलते मलते ड्राई होकर बत्तियाँ बन बन के निकलना शुरू हो जाएगा। फिर आप आगे वाले हिस्से पर चले जाएं, फिर आप इधर पूरा चले हाथ जाएं। इसी तरह से आपने जो है उसको उतार देना है, दूसरा हाथ भी करना है। पहली बार में ही बहुत फ़र्क पड़ जाएगा। और जब आप इसको एक वीक में 2 बार कम से कम अगर करते रहेंगे तो मेरा ख्याल है कि एक वीक में अल्लाह के फजल से इतना ज़्यादा अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा कि फिर आप इसको कंटिन्यू रखिए। ओके जी, आपके हाथ प्यारे लगेंगे। तो ज़रा हाथों की बात है तो हाथों की लकीरों का भी जिक्र हो जाए। नुज़रत आपा, हमें कुछ पिक्चर्स मौसूल हुई हैं डिफरेंट शहर। ये देखिए, मैं चाह रही हूँ कि आप ज़रा देखें भाई, अगर हम इसको थोड़ा, ये हो गई जूम हो गई जी, ये क्या कह रहा है, ये हाथ जो है क्या इसकी लकीरें हैं और क्या किस्मत का हाल है? ये जो हाथ बता रहा है कि ये बंदा बहुत रिस्पॉन्सिबल, बहुत ही कमिटेड और सेंसिटिव है। बगैर सोचे समझे नहीं बोलना, बगैर सोचे समझे कोई काम नहीं करना, लेकिन बहुत सोच समझ के आगे बढ़ने वाले हैं। ठीक है, और ये शायद सामने पिक्चर भेजी है मैं एबटाबाद से। अच्छा, सोच समझ कर आगे बढ़ने वाले इंसान है। और इनकी टाइप ऑफ हैंड जो है स्क्वायर के करीब है। तो ये लोग बिजनेस में बड़े कामयाब होते हैं, बहुत डिसिप्लिन्ड होते हैं, बहुत कमिटेड होते हैं, टाइम कॉन्शियस होते हैं। तो इनमें वो सारी प्लस क्वालिटीज़ होती है जो एक बिजनेसमैन में होनी चाहिए। सही है, ठीक है। अच्छा जी, अगली पिक्चर जो है वो हम दिखाएंगे ब्रेक के बाद। किचन में मैं मौजूद हूँ और रानी आप हमेशा मौजूद हैं। और आपकी जो परेशानी है सर्दियों में कि हाथ काले हो जाते हैं, पाँव एड़ियाँ काली हो जाती हैं, कोहनियाँ काली हो जाती हैं, घुटने काले हो जाते हैं, तो हमने कहा थोड़ा सा प्रैक्टिकली आपको बता दें कि क्या चीज़ आप लोग अपने घरों में बना के इस्तेमाल कर सकते हैं। आप प्लीज़ बताएगा। जी बिल्कुल, मैंने आपको बताया कि इसके लिए तमाम चीज़ें बहुत ही आसान है। एक आप टीस्पून, अगर सिर्फ हाथों के लिए करना है तो 1 टीस्पून जौ का आटा आपने लिया। ठीक है। और ये मैंने आपको बताया समुद्री झाग जो हर जगह मौजूद होता है, हर एक के घर में, वरना बहुत ही सस्ता सह ले लें। ठीक है। इसको मैंने साबुत आपको दिखाने की वजह से रखा। इसको मैंने पीस कर यहाँ पाउडर बना लिया है। 1 टीस्पून समुद्री झाग आप इसमें ले लीजिए और चीनी हम इसमें बाद में डालेंगे। ठीक है। और इसके अंदर 1 चुटकी आप लेंगी
ये बेकिंग पाउडर या मीठा सोडा, और इसको लिक्विड करने के लिए मैंने इसमें एलोवेरा मिलाया है। और इसको एलोवेरा को निकालने का तरीका, वैसे तो आप इसको अगर काट कर निकालेंगे बड़ा तो ये इजी सा है। हाँ, बहुत इजी सा है। आप इसको कोई भी ले लीजिए एक टुकड़ा और फोक के साथ इसको इस तरह कर लीजिए, तो आहिस्ता आहिस्ता आप ये देखिए जेल बाहर इसका जी जेल बिल्कुल लिक्विड की सूरत में बाहर आता रहेगा। और मैंने आपके सामने यहाँ निकाल दिया है और ये मेरा तैयार हो गया है। ठीक है, अब इसको हम थोड़ा सा एक ही बताएं, ये तैयार हो गया। ठीक है, अब इसको जहाँ भी आप लगा दीजिए, देखिए ये इतना ज़्यादा ऐसा बनेगा, ठीक है, रबड़ जैसा। और इसको आप लगा दें। आप इस कैमरे में हम थोड़ा सा ऐसा करके दिखाएं ताकि हमारे जो ऐसे रबड़ जैसा बनेगा, ये इसके एलोवेरा की वजह से। ये आप देखें, ठीक है। अच्छा, तो टेक्सचर ऐसा है। और इसके अंदर हम थोड़ी सी चीनी, ये स्क्रबिंग के लिए कि आपको बेहतरीन से स्क्रब के लिए आपको ये चीनी मिलानी है। बस आप लें इस लिक्विड को और जो आपके हाथ हैं पूरे अच्छे तरीके से, और जब ड्राई हो जाए तो इसको रब करके आप उतार दीजिए। ये आहिस्ता आहिस्ता घर में मौजूद है भाई, सब कुछ बाहर जाने की जरूरत नहीं। अच्छा, आपका एक सवाल है भाई कि जी चिन पे और चीक्स पे इचिंग होती रहती है, अगर कोई इवन क्रीम भी लगाई जाए तो उसके बावजूद जो है वो क्रीम जज्ब नहीं होती, आपके सिर में ऐसा क्यों होता है? जो लोग बहुत ज़्यादा केमिकल क्रीमें इस्तेमाल करते हैं और जिसमें बहुत ज़्यादा स्टेरॉइड या डर्मा का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है बाज़ारी क्रीम्स में, उनकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती है। और ये हिस्सा हमारे चेहरे का बहुत ही सेंसिटिव है, चीक्स हैं, चिन है, ख़ास तौर पे यहाँ पे जलन होती है, रेड हो जाते हैं, रैशी हो जाते हैं, दिल चाहता है उसको खुजाओ। वो तमाम लोग जो ये क्रीम्स इस्तेमाल कर चुके हैं और जिनको स्किन की ये प्रॉब्लम है, तो इस सर्दी में वो बिल्कुल परेशान ना हो। कोई भी आपके घर कोई भी क्लेंजिंग मिल्क आपके घर में मौजूद है, उसमें थोड़ी सी ग्लिसरीन और थोड़ा सा अर्क़ गुलाब, यानी एक इक्वल क्वांटिटी में आप 1 टेबल स्पून आप क्लेंजिंग मिल्क ले लीजिए, एक आप टीस्पून उसके अंदर ग्लिसरीन डालिए और 1 टीस्पून उसमें खालिस अर्क़ गुलाब। ये पतला सा एक लिक्विड हो जाएगा और दिन में 2 से 3 बार इस तमाम हिस्से पर हल्के हल्के 5 मिनट तक मसाज करें, फिर इसको छोड़ दें। दिन में 2 से 3 बार, सुबह दोपहर शाम, 1 या 2 दिन में इंशाल्लाह ताला स्किन की सेंसिटिविटी ख़त्म हो जाएगी और स्किन नॉर्मल हो जाएगी। ठीक है जी, चलें जी, आई होप समझ आ गई होगी। चलें जी। अच्छा, नुज़रत आबा भी फैसला हमारे साथ मौजूद है और कुछ लोगों ने हमें अपने हाथों में तस्वीरें भी भेजी हैं, तो मैं चाहूँगा कि वो पिक्चर जो हैं वो हम ज़रा दिखाएं ताकि नुज़रत जो हैं वो उस पर कमेंट कर सकें। जी बताइए नुज़रत आबा, ये मुल्तान से एक शख्स ने भेजी है, क़य्यूम अब्बास साहब हैं। जी जी, माशाल्लाह ये हैं तो बहुत इंटेलिजेंट, लेकिन डिसीजन मेकिंग इनकी थोड़ी वीक है और ये इन बिटवीन रहते हैं, डिसीजन मेकिंग थोड़ी सी वीक है इनकी। और बाकी इनके अंदर जो है लक जो है इनको फैमिली की तरफ से बड़ी सपोर्ट मिलेगी और इनको फैमिली का जो बिज़नेस है, अगर ज़मींदारी है या कोई भी पेशा है, उसको आगे बढ़ाएंगे तो ज़्यादा कामयाब होंगे। आज़ाद पेशों में मुश्किल होगी। अच्छा, और इसके अलावा एक और हम अगर पिक्चर दिखा सकें, एक और शख्स ने जो है हमें भेजी है पिक्चर ताकि आप देख सकें कि आपका हाथ जो है वो आपको क्या कहता है। जी बताइए। ये तो बहुत ज़बरदस्त हाथ है, बहुत डिप्लोमेट है माशाल्लाह, अच्छी दिमाग बड़ा तेज़ है इनका। और जो टेक्सचर ऑफ स्किन है, जो टाइप ऑफ हैंड है, ऐसे लोग बहुत यंग होते हैं दिमागी तौर पे। 50 साल की उम्र में भी 18 साल की तरह लड़के के जैसा दिमाग रहेगा काम करने वाला, बहुत यूथफुलनेस, लॉन्ग लास्टिंग है। बहुत नहीं पेशावर से सही है। और ये उंगलियों जो, हाँ उंगलियों में इनके गैप भी बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा। ये राज रख सकते हैं और पैसे के ऊपर अच्छी स्ट्रॉन्ग ग्रिप रख सकते हैं। इनके पास खजाना होगा लेकिन किसी को पता नहीं चलेगा। ठीक, बहुत शुक्रिया। नुज़रत आबा हमारे साथ मौजूद थी, रानी हमारे साथ मौजूद थी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। और महक आप भी आपका बहुत शुक्रिया। जी मैं भी आपके साथ मौजूद थी, बहुत शुक्रिया। और हम सबका शुक्रिया क्योंकि अब हम आपसे मुलाकात करने वाले हैं मंडे को, तो अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। संडे को है मैच, दुआ कीजिएगा, इंशाल्लाह मंडे को हम सेलिब्रेट करेंगे मिठाई के साथ। और बेस्ट ऑफ नया दिन, 2 दिन आपने देखना है, जुम्मा है, दुआ करनी है और हमें दुआओं में याद रखना है, अपना ख्याल भी रखना है। अल्लाह हाफ़िज़।